जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुतिन का इस्तकबाल करने के लिए वजीर खारजा सुषमा स्वराज खुद मौजूद थी। सुषमा स्वराज ने गर्मजोशी से व्लादिमीर पुतिन का खैर मकदम किया। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी रिहायशगाह पर मुलाकात करने पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों लीडरों के बीच बाहमी इश्यूज पर बातचीत हुई और कल दोनों लीडरान के दरमियान ऑफिशियल बातचीत होगी। इस दौरान पुतिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ सालाना भारत रूस चोटी इजलास में भी हिस्सा लेंगे। 19वें हिंद रूस चोटी इजलास के दौरान दोनों लीडर रूसी दिफा कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदी को लेकर दोनों ममालिक के बीच बातचीत कर सकते हैं। और पुतिन के इस दौरे में सबसे बड़ी बात S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर करार होना है। यह करार $5 अरब यानी कि तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। वहीं पुतिन के हिंदुस्तान दौरे से ठीक पहले अमेरिका ने अपने इत्तेहादी मुल्कों को रूस के साथ किसी भी तरह के अहम खरीद फरोख्त समझौते पर इंतबा दिया हुआ है। बावजूद इसके हिंदुस्तान अपने मौकिफ पर कायम है और वो अपना डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदेगा। इधर पुतिन के हिंदुस्तान दौरे में क्या कुछ होगा खास, ये भी हम आपको बताते चलें। व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे पर भारत और रूस के बीच कई अहम करारों पर मुआहदे होंगे। इससे जुड़े दस्तावेजों का लेन देन भी होगा। और उसके बाद पुतिन और वजीर आजम मोदी रूस और हिंदुस्तानी बिजनेस फोरम में शिरकत करने वाले हैं। जुमे के रोज हिंदुस्तान में पढ़ने वाले रूस के सीरियस एजुकेशन सेंटर के तलबा से भी व्लादिमीर पुतिन मुलाकात करेंगे। रूसी सदर पुतिन सदर जमहूरिया हिंदुस्तान रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान एक दिफा करार के तहत हिंदुस्तान रूस से 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। S-400 रूस की नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तकनीक है जो कि 2007 में रूसी फौज ने तैयार की थी और यहां तैनात भी की गई थी। S-400 के पास अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 तक को गिराने की सलाहियत है। चीन ने भी रूस से ही यह डिफेंस सिस्टम खरीदा था। फिलहाल चीन की आर्मी इसका इस्तेमाल करती आ रही है। तो हिंदुस्तान के लिए यह बेहद बेहद अहम डील होने जा रही है और इससे हम कम से कम 300-400 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर से दुश्मन के तैयारों को देख सकते हैं, उड़ा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू साहब फोन लाइन पर जुड़ गए जो कि हिंदुस्तान के जाने मारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं और आइए उनसे इस पर बात करते हैं इस खबर पर। सर खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि रूस के सदर नई दिल्ली में है, कल बड़ा डिफेंस करार होने जा रहा है। आप इस डिफेंस करार को हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी और कितनी बड़ी जरूरत के तौर पर देखते हैं? देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आजकल के युग में दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि जिस चीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है वो भी दुनिया में इतने आधुनिक हो गए हैं कि जब तक आपके पास एक सबसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम ना हो तो आप हमेशा डिसएडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि कोई भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट दुश्मन का जो है आपकी एयर स्पेस में घुसकर आपके ठिकानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस हिसाब से S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसका रशियन नेम ट्रायम्फ है, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना और पाकिस्तान जहां से हमें थ्रेट है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है और दोनों देश का आपस में गहरा मिलिट्री संबंध है, इकोनॉमिक संबंध है जी। तो इस वजह से हमारे को ऊपर जो थ्रेट है उससे आज के दिन में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न होने से हमारे जितने भी बड़े शहर हैं और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, खासकर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त थ्रेट है। बिल्कुल, तो लेकिन जी आएगा तो इससे हम काफी सारा बचाव कर सकते हैं। कर्नल साहब, हिंदुस्तान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस देने जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने इस पर भारत को खबरदार किया। इसका कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, अमेरिका की संसद में एक कानून पास किया हुआ है जिसको बोलते हैं काट्सा। मतलब ये एक ऐसा लॉ है जो उन देशों को अप्लाई होता है, उन देशों पर लगाया जाता है जो रूस के साथ
कोई भी समझौता, कोई भी ट्रेड या आर्म्स डील करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है इफेक्ट में। तो काटसा अगर अमेरिका इंडिया के ऊपर लगाता है तो डेफिनेटली हमारे और अमेरिका के संबंध जो है उसमें थोड़ी दरार पड़ जाएगी। लेकिन इंडिया ने भी वही फैसले करने हैं जो वो सोचता है कि उसके हित में है, क्योंकि हम सॉवरेन कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमको कोई दूसरा देश धमका डरा नहीं सकता। हमें जिस चीज की जरूरत है हम वो चीज खरीदेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे पारंपरिक रिश्ते रहे हैं सोवियत यूनियन के साथ और उसके बाद रूस के साथ कि हमारे कम से कम 60 से 65% जो आर्मामेंट्स है वो रूस से ही आते हैं, तो हम एकदम से अपने संबंध तोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी मजीद मजबूत हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और इधर रूस का झुकाव कुछ पाकिस्तान की तरफ भी हुआ। हमारा हालांकि सबसे पुराना दोस्त है और बहुत विश्वसनीय, बहुत मजबूत दोस्त है, लेकिन इधर इस्लामाबाद में 2016 में जंगी मश्क इस्लामाबाद और मॉस्को ने साथ में की थी। तो ऐसे में हमारे ये जो ताल्लुकात है रूस के साथ अभी और मजीद मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? मैं फॉरेन हर मुल्क के फॉरेन पॉलिसी का एक ही मकसद होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो है अपने देश के हितों की रक्षा करना, आपके देश के इंटरेस्ट को बचा के रखना हमेशा। तो ये जरूर है कि इंडिया और अमेरिका के रिश्ते कोल्ड वॉर के बाद ठीक हो रहे हैं और हम भी उनसे काफी आधुनिक सामान खरीदते हैं, खासकर हमने कई और चीजें उनसे खरीदनी है, वो अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या बाकी ड्रोन्स वगैरह हो। लेकिन हम अपनी सॉवरेनिटी को दांव पर नहीं लगा सकते। अगर हमें S-400 की जरूरत है तो हमको खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका को इसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इंडिया इस डील से पीछे हट नहीं सकता क्योंकि ये हमारी जरूरत है। अगर अमेरिका इससे इंडिया से नाराज होता है तो उसको रास्ता ढूंढना है। आफ्टर ऑल अमेरिका को भी तो इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्नल तेज टिक्कू साहब अपनी अहम बात रखने के लिए इस खबर पर। इधर बर्तानिया ने रूसी खुफिया एजेंसी पर आलमी सतह पर साइबर हमला करने का इल्जाम आयद किया है। नीदरलैंड के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बर्तानिया के साथ मिलकर इस साइबर हमले का पर्दाफाश किया है। जराये के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसी ने इंसदादे कीमियाई हथियारों की एजेंसी OPCW और दीगर ब्रिटिश इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। ब्रिटेन ने रूस पर दुनिया भर में साइबर हमले करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि एक अलग थलग पड़े मुल्क का खतरनाक कदम है। ब्रिटेन और उसके नाटो इत्तेहादी ऐसी सरगर्मियों का पर्दाफाश करेंगे। बर्तानिया के वजीर खारजा जेरेमी हंट ने कहा है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साइबर हमले के पीछे रूस की सैन्य खुफिया इकाई GRU है। ब्रिटेन साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा है कि स्क्रिपल हमले के बाद GRU ने 4 नए साइबर हमले किए हैं। Have evidence of the Russian military launching a cyber attack on the very organization, the international organization in the Netherlands, set up to investigate those Novichok attacks. And why would you do that if you weren't the guilty party? The reality is that this is part of a pattern of cyber attacks in the UK, the US, Malaysia, Switzerland, now the Netherlands. And the Russian government needs to know that if they flout international law in this way, there will be consequences. इधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साबिक रूसी जासूस सरगेई स्क्रिपल को एक बदमाश आदमी और मुल्क का गद्दार बताया है। उन्होंने इन इल्जामात से इनकार किया है कि रूसी हुकूमत ने स्क्रिपल और उनकी बेटी को नर्व एजेंट देकर मारने की कोशिश की। मॉस्को में एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि बर्तानिया और मगरबी ममालिक ने सरगेई स्क्रिपल मामले में रूस के खिलाफ झूठी खबर फैलाई। ऐसा दिखाया गया है कि सरगेई स्क्रिपल एक एक्टिविस्ट है और रूस ने उसे मारने की कोशिश की। रूसी सदर ने कहा कि स्क्रिपल एक जासूस है जिसने अपने मुल्क को धोखा दिया। आपको बता दें कि साबिक रूसी जासूस सरगेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया 4 मार्च को बर्तानिया के सेल्सबेरी में बेहोश हो गए थे। बर्तानिया ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि उसने सरगेई स्क्रिपल और उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की। स्क्रिपल एक खराब शख्स और मुल्क का गद्दार है। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग स्क्रिपल को एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मान रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक जासूस है जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की है।
अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने चीन पर इल्जाम आयद किया है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि चीन अमेरिका में एक मुख्तलिफ सदर देखना चाहता है। यही वजह है कि बीजिंग वस्त मुद्दती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश में है। पेंस ने मजीद कहा कि चीन ये नहीं चाहता कि ट्रंप या उनके साथी इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सके। अमेरिकी नायब सदर ने साउथ चाइना सी को लेकर भी चीन को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि चीन साउथ चाइना सी में उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। पेंस ने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जहां तक उनके जहाजों को समंदर में जाने या हवा में उड़ने की इजाजत दी गई है, अमेरिका अपने दिफा के लिए वहां तक जाएगा। वाज़ेह है कि माइक पेंस का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के जहाज टकराते टकराते बचे हैं। उधर अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि उनका शुमाली कोरियाई दौरा दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस दौरे में अमेरिका सदर और शुमाली कोरियाई लीडर किम जोंग की एक और मुलाकात का इम्कान मौजूद है। पोम्पियो ने कहा कि बातचीत में पेशरफ्त हुई है, लेकिन फिलहाल शुमाली कोरिया पर पाबंदी जारी रहेगी। आपको बता दें कि अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो 7 अक्टूबर को प्योंगयांग पहुंच रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के जरिए लगाई गई पाबंदियों की मुखालफत की है और कहा है कि इस तरह के कदम से दोनों मुल्कों के बीच भरोसा कम होगा। साथ ही इसका असर दोनों मुल्कों के बीच जौहरी मुज़ाकरात पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि शुमाली कोरिया डीन्यूक्लियराइजेशन से कबल पाबंदी का खात्मा और अमेरिका से सिक्योरिटी की गारंटी चाहता है। Very happy to be going back to get another chance to continue to advance the commitment that Chairman Kim and President Trump made back in Singapore in the second week of June. I'm optimistic that we'll come away from that with better understandings, deeper progress, and a plan forward, not only for the summit between the two leaders, but for us to continue the efforts to build out a pathway for denuclearization. And importantly, we've done so in a condition which continues to give us the opportunity to achieve the final goal. That is, the economic sanctions continue to remain in place. The core proposition, the thing which will give us the capacity to deliver denuclearization, isn't changing. If you heard the comments at the UN Security Council. इधर अमेरिका ने ईरान के साथ ट्रीटी ऑफ एमिटी 1955 को खत्म कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने यह फैसला उस वक्त लिया है जब यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अमेरिका से कहा है कि वो इंसानी बुनियाद पर ईरान पर कुछ सामानों पर पाबंदी खत्म करे। पोम्पियो ने ईरान पर इस समझौते का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ईरान अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। पोम्पियो ने कहा कि ईरान मशरिक़ वस्ता में दहशतगर्दी फैला रहा है और लगातार अमेरिकी तंजीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान सियासी फायदे के लिए ICJ का गलत इस्तेमाल कर रहा है। I'm announcing that the United States is terminating the 1955 Treaty of Amity with Iran. This is a decision, frankly, that is 39 years overdue. In July, Iran brought a meritless case in the International Court of Justice alleging violations of the Treaty of Amity. Iran seeks to challenge the United States' decision to cease participation in the Iran nuclear deal and to reimpose the sanctions that were lifted as a part of that deal. And Iran is abusing the ICJ for political and propaganda purposes. And their case, as you can see from the decision, lacked merit. Given Iran's history of terrorism, ballistic missile activity, and other malign behaviors, Iran's claims under the treaty are absurd. और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि नई अमेरिकी पाबंदियों का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। खामनेई ने कहा कि ट्रंप की यह ख्याली है कि अमेरिकी पाबंदियों से इस्लामिक जमहूरिया जवाल पजीर होगी। आयतुल्लाह खामनेई ने इन ख्यालात का इजहार पासबान इनकलाब की रजाकारा फोर्स के हजारों अरकान से खिताब के दौरान किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि सलामती काउंसिल और बैनुल अक़वामी अदालत में अमेरिका ने शिकस्त खाई है और आगे भी वो ईरान मुखालिफ सरगर्मियों में कामयाब नहीं होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़राए अबलाग में गैर मुल्की कंट्रोल केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदी आयद कर दी, जिसके सबब ईरान की मईशत कमजोर हुई है। सऊदी हुकूमत पर सख्त तनकीद के लिए मशहूर एक सहाफी इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल खाना जाने के बाद लापता हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक उनकी मंगेतर ने बताया कि जमाल खगोशी को कल सऊदी काउंसिल खाने में दाखिल होने के बाद से नहीं देखा गया है। वो
वो खगोशी के साथ ही थी और सिफारत खाने के बंद होने तक उनका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं लौटे। तो वहीं सऊदी कॉन्सुलेट का कहना है कि काम के बाद खगोशी सिफारत खाने से बाहर जाकर लापता हुए हैं। आपको बता दें कि जमाल खगोशी एक वक्त सऊदी सरकार के सलाहकार रह चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले साल अमेरिका चले गए थे और वहां मुहाजिरीन की जिंदगी जी रहे थे। वो सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की कुछ पॉलिसियों और यमन के जंग में सऊदी अरब की शिरकत की सख्त मुखालफत करते हैं। जमाल खगोशी के अहल खाना का कहना है कि उनसे अब तक राब्ता नहीं हो पा रहा है। उन्होंने खगोशी की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया है। इधर बदनवानी के मामले में मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज्जाक की अहलिया रोस्मा मंसूर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। उनके खिलाफ 17 मामलों में फर्द जुर्म आयद किया गया है। वाज़ेह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरबों डॉलर घपले के मामले में कल उन्हें गिरफ्तार किया था। इस घोटाले की वजह से नजीब रज्जाक हुकूमत को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा था। बैनुल-अक़वामी तफ्तीशी कमेटी की तरफ से एक एमडीबी फंड से लाखों डॉलर निकालने के इल्जाम में रोस्मा के शौहर और साबिक पीएम नजीब रज्जाक घेरे में आए हैं और उन पर बदनवानी और ओहदे का गलत इस्तेमाल समेत 2 दर्जन से ज्यादा इल्जामात लगे हैं। फिलहाल वो जमानत पर हैं। रोस्मा मंसूर के वकील ने कुमारेंद्रन ने बताया कि रोस्मा के खिलाफ लगे इल्जामात को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेरू के सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के साबिक सदर अल्बर्टे फुजिमोरी को इंसानी बुनियाद पर माफीनामा दिया है। वापस ये माफीनामा ले लिया है और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि उन्हें हुकूक इंसानी के खिलाफ वर्जी करने का कसूरवार पाए जाने की वजह से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के जज ह्यूगो नूनेज जुल्को ने कहा है कि साबिक सदर पेड्रो पाब्लो के जरिए दिसंबर 2017 में फुजिमोरी को दिया गया माफीनामे का फैसला गैर कानूनी था और इस माफीनामे की अपोजिशन जमातों और हुकूक इंसानी की तंजीमों ने सख्त मुखालफत की थी। वाज़ेह है कि फुजिमोरी 1990 से 2000 तक पेरू के सदर रहे। उन्हें अप्रैल 2009 में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के लिए सजा सुनाई गई थी। हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए 40,000 रोहिंग्या खासतौर से मुहाजिरीन को वापस उनके मुल्क भेजने का अमल शुरू हो गया, जिसके तहत आज पहले 7 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजा गया। हालांकि इस मुद्दे पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत से इनकार कर दिया। भारत ने जिन 7 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार के हवाले किया है वो वहां पर कितने महफूज रहेंगे, एक बड़ा सवाल है। इंसानी हुकूक की तंजीम और UNHCR ने उनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तशवीश का इजहार किया है। आपको बता दें कि म्यांमार के रखाइन में तशद्दुद भड़कने के बाद तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान मुल्क छोड़कर भागे, जिसमें 40,000 रोहिंग्याओं ने हिंदुस्तान में पनाह ली, लेकिन अब उन्हें उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे पर ज़लज़ले और सुनामी से मरने वालों की तादाद बढ़ गई है और 1424 हो गई है। बीते जुमे को 7.5 की शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आई सुनामी से समंदर में 6 मीटर ऊंची लहरें उठी थी और इस कुदरती आफत से जजीरे में भारी तबाही हुई और पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे से लगातार लाशें निकल रही हैं, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जराये के मुताबिक इस कुदरती आफत से 24 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। 141 मकाम पर बनाए गए राहत कैंपों में 70,000 से ज्यादा लोगों ने पनाह ले रखी है और कई इलाकों में सड़क टूटने की वजह से लोगों को खाने पीने की चीजों और अद्वियात की किल्लत हो रही है। मुल्क के सदर ने बैनुल-अक़वामी मदद की अपील की है। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।